हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 2 के टॉपिक 3.3 हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, इसको आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे टॉपिक 3.3 को। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 2025-26 में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे इस सेशन में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, एज वेल एज जो बच्चे CUT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी हमारे जो अलग दूसरे लर्नर्स हैं जो NCERT को कवर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट टुडे लेक्चर टॉपिक 3.3 हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इस टॉपिक में हमको इसको डिस्कस करना है, टॉपिक 3.3 को। सो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जो टाइम ऑफ पीरियड बीत चुका है, जो समय बीता हुआ समय है, उसको पता लगाने की जो कोशिश करते हैं कि उस समय का एक पास्ट में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी किस तरह की थी। ये सब कुछ एक इतिहासकार जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है किसी भी टाइम ऑफ फेज को, वो करता है विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी जो उसको बीते हुए समय से संबंधित जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स उसको मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसको मिलते हैं, उस बेस पर, उन स्रोतों के आधार पर जो उसको मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, ठीक है, जैसे क्वाइंस हो गए, स्कल्पचर हो गई, मूर्तियाँ हो गई, या इसी तरह की तमाम प्रकार की चीज़ें जो उस टाइम ऑफ फेज से रिलेटेड होती हैं। एक इतिहासकार इनका सहारा लेकर उस टाइम ऑफ फेज के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ओके, ये आपको जो भी बच्चे हमारे इतिहास के छात्र हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का होना चाहिए कि इतिहास में हम जो बीते हुए समय की चीज़ों को पढ़ते हैं, जो इतिहास को हम स्टडी करते हैं, वो किस आधार पर होता है। तो जो टॉपिक 3.3 है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, तो इससे संबंधित हमारे पास जो सोर्सेज जो इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स उनको मिले हैं मौर्य से रिलेटेड, उस आधार पे हम एक कंक्लूजन देंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो मौर्य एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था, या उसके जो फाइंड हुआ, जो हमने पता लगाया, क्योंकि इतिहासकार इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उन इतिहासकारों को मौर्य साम्राज्य की जो खोज हुई, वो भारत के इतिहास की एक आरंभिक इतिहास की, एक अर्ली फेज ऑफ हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी खोज आप इसको कह सकते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा इस बात को कहते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं, और कभी भी इंडिया में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं रहा, कोई एक बड़ा शासक नहीं रहा, एक रूलर नहीं रहा जिसने रूल किया हो इंडिया पर, एक बड़े एरिया पर।
तो वो बात गलत साबित हो जाती है जब मौर्यास के बारे में हमारे इतिहासकारों को पता चलता है और पूरा एक जो परसेप्शन होता है इंडियंस को लेकर वेस्ट में वो पूरा चेंज हो जाता है। ये आप समझिए, ये सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मौर्यन अंपायर कितना महत्वपूर्ण था, उसकी खोज जो हुई और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो खोज हुई, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी और भी चीज़ें जो भी आएंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे विद नोटपैड। और मैंने इस टीचिंग मेथड को इसलिए अडॉप्ट किया है डिजिटल बोर्ड की जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें हम और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैं आपको समझा सकता हूँ नोटपैड में अच्छे से। आपको उसके साथ मैं लिख कर आपको नोट्स भी बनवा सकता हूँ, उसी के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं फिर से अपने इसी नोटपैड के टीचिंग मेथड पे वापस आया हूँ, जिससे कि एक तो कंटेंट बनाना भी इजी रहता है और आपको मेरे हिसाब से इस टीचिंग ऑफ मेथड से ज़्यादा प्रॉपर आपको समझ में आता है, ठीक है। मैंने जो स्टूडेंट से फीडबैक लिया उसी आधार पर मैंने ये डिसाइड किया है कि अब जो भी कंटेंट आपके लिए मैं बनाऊंगा हिस्ट्री से रिलेटेड वो मैं इसी मेथड से आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। When historians begin reconstructing early Indian history in the 19th century, 19th सेंचुरी में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जब इतिहासकारों ने इंडिया के अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया 19th सेंचुरी में, तो क्या लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी में जब हिस्टोरियंस ने अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, रिकंस्ट्रक्टिंग करना शुरू किया, यानी इसको फिर से आरंभिक भारत के इतिहास को पता लगाने की कोशिश की, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास को, मौर्यास की हिस्ट्री को, ठीक है, मौर्यास की हिस्ट्री को, द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के उद्भव को, उसके इमर्जेंस को रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क, इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया है, रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क, ठीक है, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फेज माना गया है मौर्यास के हिस्ट्री को, मौर्यास के मौर्य अंपायर को, ठीक है, मौर्यन अंपायर को एक इंडियन हिस्ट्री में और स्पेशली अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में लर्नर्स मौर्य साम्राज्य को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हैं इसको समयकाल माना गया, रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के रूप में इसको पहचान दी गई है कि ये बहुत आरंभिक भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट, और जब ये सारा काम हो रहा था, जब मौर्यास के बारे में, मौर्य अंपायर के हिस्ट्री को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तो उस समय जो इंडिया था, इंडिया वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल। उस समय भारत, आपको पता है, कॉलोनियल रूल के अंडर में था, अंग्रेजों के अधीन था, एंड वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर।
19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। तो स्टूडेंट्स 19th और 20th सेंचुरी में स्पेशली अगर बात करें इंडियन हिस्टोरियंस की, ठीक है, क्योंकि दो तरह के हिस्टोरियंस थे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी थे, और सभी इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए थे। यहाँ पर स्पेशली बात की गई है इस जगह इंडियन हिस्टोरियंस की। तो स्टूडेंट जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो भारत के इतिहासकार थे, उनके लिए जो उस टाइम ऑफ पीरियड में 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो भारत के इतिहासकार थे, उनके लिए मौर्यास की हिस्ट्री या मौर्य अंपायर या मौर्यन अंपायर, ठीक, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी जब उनको ये संभावना लगी तो मौर्य अंपायर के बारे में हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना ये भारतीय इतिहासकारों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, ठीक है, कि और अच्छे से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगाया जाए। तो इतिहासकार का कार्य काफ़ी कठिन होता है, बीते हुए समय की जानकारी जुटाना, क्योंकि उसको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, उन एविडेंस को खोजना पड़ता है ताकि उस बात को प्रूव किया जाए। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप यदि कोई भी बात कहते हो कि ऐसा था, तो आपको प्रूफ देना होगा, आपको एविडेंस देना होगा। इतिहास में बातें नहीं चलती हैं कि ऐसा था आपने बोल दिया बस, नहीं, आपको प्रमाणित करना होता है विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस। आपको उसका एक एविडेंस देना होगा। जैसे कोई युद्ध हुआ तो आपने कह दिया एक इतिहासकार के रूप में कि युद्ध हुआ था इन राजाओं के बीच में, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो आपने बोला कि युद्ध हुआ था, तो आपको युद्ध से संबंधित एविडेंस आपको देना होगा, तब आपकी बात जो आपने बोली उसे प्रूफ माना जाएगा, उसे सही माना जाएगा हिस्ट्री के फील्ड में। यदि आप उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे अपनी बात से रिलेटेड, आपने जो बोला कि युद्ध हुआ था इन दो राजाओं के बीच में एक्स या वाई एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसे सही नहीं माना जा सकता इतिहास के फील्ड में, हिस्ट्री के फील्ड में। ये आप समझिए, क्योंकि यदि आपने इतिहास से संबंधित कोई चीज़ बोली है तो उसको आपको प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स या आर्कोलॉजिकल एविडेंस। कोई ना कोई आपको सोर्स देना होगा, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो, चाहे वो आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हो, कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड दुनिया के समक्ष रखना होगा, तभी आपकी बात को प्रमाणित माना जाएगा। ओके, तो इंडियन हिस्टोरियंस के लिए जब उनको ये पॉसिबिलिटी लगी कि एक साम्राज्य था भारत में अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, तो एक तो ये चीज़ उनको काफ़ी एक्साइटिंग कर रही थी, ये एक उनको काफ़ी एक्साइट कर रहा था, काफ़ी एक्साइटिंग भी थी, काफ़ी उनको रोमांचित भी कर रही थी, क्योंकि वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे भारत के इतिहास से, भारत के इतिहासकार, ठीक है, क्योंकि अभी तक उनको यही कहा जाता था कि भारत का कोई इतिहास ही नहीं है। तो जब वो चीज़ पता लग रही है कि एक इंडिया के अर्ली फेज में एक बहुत बड़ा अंपायर था, तो वो चीज़ उनको एक्साइट भी कर रही है, साथ ही साथ चुनौती भी पेश कर रही है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को भी पता लगाना होगा दुनिया के समक्ष। यदि आपको वो चीज़ प्रूव करनी है तो ये चैलेंजिंग भी था और काफ़ी एक्साइटिंग भी था। तो 19th और 20th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में भारतीय इतिहासकारों को एशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में
एक ऐसे अंपायर की जो पॉसिबिलिटी जो आ रही थी वो बहुत चुनौतीपूर्ण थी और काफ़ी उनके लिए उत्साहवर्धक थी। ठीक है, ये काफ़ी एक्साइटिंग उनको कर रही थी। ये आपको एनसीईआरटी आपसे कह रही है। अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। Also, some of some of the archaeological finds associated with the Mauryas, साथ ही साथ also कुछ some of the archaeological finds, उस टाइम तक कुछ archaeological finds मिलने शुरू हो गए थे जो किससे एसोसिएटेड थे, मौर्यास से एसोसिएटेड थे। तो वो किस तरीके के आर्कोलॉजिकल फाइंड्स थे, ये सीयूटी जैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली मौर्यकालीन पत्थर की मूर्तियाँ, स्टोन स्कल्पचर, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक खोज थी, एक आर्कोलॉजिकल फाइंड्स था। स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियाँ वर कंसीडर्ड, जिन्हें माना गया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल टू बी एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्टिकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य के एक अद्भुत कला का उदाहरण माना गया कि पत्थर की मूर्तियां मिल रही थी। क्योंकि अभी तक पत्थर की जो मूर्तियों की बात जब आती थी तो रोमन साम्राज्य की बात आती थी, क्योंकि रोमन एम्पायर में पत्थर की मूर्तियों का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहा है। यदि आपने 11वीं की हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी किया है तो अभी तक तो वेस्टर्न लोग ही क्लेम करते थे कि हम ही लोग ये आर्ट जानते हैं, लेकिन जब मौर्यास के टाइम ऑफ पीरियड्स के पत्थर की मूर्तियां मिलना शुरू होती हैं तो उसे भी, और वो भी बहुत ही अद्भुत कला का नमूना, द स्पेक्टिकुलर आर्ट, अद्भुत कला, द स्पेक्टिकुलर आर्ट, अद्भुत कला का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल, मौर्य साम्राज्य की कला का, आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो था मौर्यकालीन स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक, मैनी ऑफ दीज historians found the message of Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashok was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers were adopted grandiose titles. तो अब यहाँ पर अगर एविडेंसेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, किस किस तरह के हमको एविडेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अपने इस टॉपिक में, तो देख लीजिए। तो इंडियन, तो हिस्टोरियंस को स्टूडेंट्स अगर बात करें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में, टॉपिक 3.1 में किन किन चीज़ों का जिक्र हो रहा है। नंबर 1 स्टोन स्कल्पचर, ठीक है, स्टोन स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। इंस्क्रिप्शंस का मतलब है कि कोई भी मैसेज जिसको राइट किया गया है, जिसको लिखा गया है ऑन किस पर, पॉइंट नंबर 1 स्टोन पर, पत्थर पर या किसी मेटल पर, ठीक है, इस तरह पत्थर पर भी वो मैसेज लिखा जा सकता है, उसे भी इंस्क्रिप्शन कहेंगे। कोई जानकारी लिखी है या किसी मेटल पर लिखा है, ठीक है, वो भी आपका इंस्क्रिप्शंस होगा। जैसे खास तौर पे आपको पाएंगे कि कॉपर प्लेट्स में काफ़ी इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, बाद में मौर्यकालीन के बाद में कॉपर पर भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके इंस्क्रिप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, शिलालेख की कैटेगरी में आते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस हो गए, मेटल के हो गए, ठीक है। तो अशोक काल, तो मौर्य काल में जो इंस्क्रिप्शंस मिले वो ज़्यादातर स्टोन के ही मिले, पत्थर पर संधि विच्छेद करेंगे, शिला लेख, ठीक है, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो टॉपिक 3.1 में यहाँ पर हमें 2 आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पता चल रहे हैं। एक तो एक बहुत ही शानदार पत्थर की मूर्तियाँ, स्टोन स्कल्पचर, और दूसरा इंस्क्रिप्शंस। और ख़ास तौर पे टॉपिक 3.1 में
3.3 में, सॉरी 3.3 में अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी बात की जा रही है। तो कह रहे कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस को जो स्टडी किया गया इतिहासकारों के द्वारा, तो उसमें ये पता चला कि उन मैसेजेस को जो पढ़ा गया इतिहासकारों के जरिए, और उससे ये बताया जा रहा है इतिहासकारों की तरफ से कि बेस्ड ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस, बेस्ड ऑन अशोका इंस्क्रिप्शंस, क्या कहा जा रहा है, वो जो मैसेजेस अशोक के अभिलेखों में लिखे हुए हैं, उस आधार पे कह रहे हैं इतिहासकार कि अशोक जो थे वो काफ़ी अशोक वाज पावरफुल, अशोक काफ़ी शक्तिशाली थे, ठीक, काफ़ी हम्बल थे और काफ़ी इंडस्ट्रियस थे। इंडस्ट्रियस मीन्स काफ़ी मेहनती थे, ये इतिहासकार कह रहे हैं। और इतिहासकारों ने जो अदर रूलर्स के भी इंस्क्रिप्शंस को, अन्य राजाओं के अभिलेखों को, अदर रूलर्स के जो इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि उस समय एक ट्रेंड होता था, हर एक राजा अपने शिलालेख लगवाता था जनता के लिए, अपनी बातें उसमें, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाता था। तो जो अन्य राजाओं के इंस्क्रिप्शंस हैं उनको इतिहासकारों ने स्टडी किया, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को इतिहासकारों ने स्टडी किया, अशोक के अभिलेखों को इतिहासकारों ने पढ़ा, और उस आधार पे उन्होंने ये कंपैरिजन किया अन्य राजाओं से अशोक की। तो कहा कि अशोक काफ़ी पावरफुल थे, अशोक काफ़ी हम्बल थे, अशोक काफ़ी मेहनती थे, और इसीलिए आप देखोगे अपने स्टूडेंट लाइफ में आपने भी सुना होगा कि अशोक द ग्रेट कहा गया है, अशोक एक महान राजा के तौर पर कहा गया है अशोक को भारत के इतिहास में, ठीक है। तो ये तो बात रही यहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन, किस तरीके से इन बातों को कहा गया है। तो मैनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो अशोक के अभिलेखों में जो मैसेजेस इतिहासकारों को मिले वेरी डिफरेंट, वो काफ़ी डिफरेंट है दैट ऑफ मोस्ट अदर रूलर्स, अन्य राजाओं के इंस्क्रिप्शंस से उनके मैसेजेस की यदि तुलना अशोक के इंस्क्रिप्शन के मैसेज से की जाए तो वो वेरी डिफरेंट है। और ये मैसेजेस को स्टडी करने के बाद सजेस्टिंग दैट, ये प्रतीत होता है, इतिहासकार ये सजेस्ट करते हैं, इतिहासकारों को ये लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा दैट अशोक वाज मोर पावरफुल, अशोक एक बहुत शक्तिशाली एंड इंडस्ट्रियस और परिश्रमी शासक थे, ठीक है। अशोक वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज आल्सो मोर हम्बल, और साथ ही साथ वो काफ़ी विनीत भी थे, काफ़ी हम्बल नेचर के थे। देन लेटर, काफ़ी विनीत भी थे जो अपने नाम के शासक, मतलब साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा, लेटर रूलर्स मतलब जो अशोक बाद के जो राजा आए जिन्होंने कई बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम के आगे जोड़े, बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, ग्रैंडियस टाइटल, हु अडॉप्टेड ग्रैंडियस टाइटल, जो अशोक के बाद जो कई राजा आए जो अपने साथ बड़ी बड़ी टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे, ग्रैंडियस बड़ी बड़ी उपलब्धियां, उनसे भी ज़्यादा हम्बल अशोक थे। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की, इसमें हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और शायद यही वजह है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट 20th सेंचुरी के हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, 20th सेंचुरी के जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो अशोक को रिगार्ड करते थे, रिगार्डेड हिम मतलब अशोक को वो रिगार्ड करते थे एज एन इंस्पायरिंग फिगर, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में। तो 20th सेंचुरी के नेशनल लीडर्स में, राष्ट्रवादी नेताओं में, नेशनल लीडर्स में कई सारे नेताओं के नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उस पूरी एक श्रृंखला में कई सारे नेता आपको दिखाई देंगे जो अशोक को एक प्रेरणा स्रोत मानते थे, चाहे सरदार पटेल जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों,
चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों या एज वेल एज और प्रोमिनेंट लीडर ऑन दैट टाइम रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर 20th सेंचुरी। और सिर्फ 20th सेंचुरी तक ही अशोक सीमित नहीं रहे, आज भी आज 21st सेंचुरी चल रही है और आज के भी लीडर्स जो है वो अशोक को एक इंस्पायरिंग फिगर लर्नर्स मानते हैं। यस और नो? यस। ठीक है, आगे देखते हैं ये हाउ इंपॉर्टेंट वाज द मौर्यन एम्पायर। देखिए और फिर डिस्कस इंपॉर्टेंट बात ये, फिर भी जो मौर्यन एम्पायर था वो कितना महत्वपूर्ण था, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो अगर इस पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, आपको पता लग रहा है धीरे धीरे चीजों को। इट लास्टेड, अगर इसके टाइम ऑफ फेस की बात करें मौर्य साम्राज्य की, इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। ये मौर्य साम्राज्य लगभग 150 साल तक चला, 150 साल तक ही चल पाया, विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पेन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो 150 ईयर्स मौर्य साम्राज्य आपका चल पाया, जो मौर्यन एम्पायर कह रहे हैं कि लास्टेड करीब 150 ईयर्स, 150 साल तक मौर्य साम्राज्य चल पाया। और कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसका एक काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, एक काफ़ी लंबा इतिहास है। मान लेते हैं ये लाइन एक बहुत बड़े इतिहास को रिप्रेजेंट कर रही है, काफ़ी ये एक टाइम को ये लाइन रिलेट कर रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत लंबा इतिहास है। तो इस लाइन में 150 साल बस इतने हैं मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा टाइम ऑफ पीरियड है अगर आप इंडियन कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। तो काफ़ी कम समय तक मौर्य साम्राज्य रहा, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट का तो एक बहुत लंबा इतिहास है। अगर इस लाइन को आप इंडियन कॉन्टिनेंट की टाइम लाइन मान लें, कई हजार वर्षों की टाइम लाइन, तो उसमें 150 साल बहुत कम समय काल कहा जा सकता है कि इंडियन कॉन्टिनेंट में उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में इसको एक बहुत बड़ा टाइम नहीं माना जा सकता है 150 ईयर्स को। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, which is not a very long time, 150 years which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है उसमें 150 years is not a very long time। यस आर नो? ओके, क्लियर हुआ। इसके अलावा हमें मौर्य साम्राज्य में इसके अतिरिक्त बिसाइड्स, इफ यू लुक एट मैप 2, यदि आप मैप 2 को देखेंगे, देख लेते हैं मैप 2। इफ यू लुक एट मैप 2 तो आप ये पाओगे कि मौर्य साम्राज्य पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं था। जैसे यहाँ पर ये पार्ट में मौर्य साम्राज्य का कोई रूल नहीं, इस पार्ट में नहीं है, इस पार्ट में नहीं है, बीच में भी एरियाज आपको गैप दिख रहा है। यहाँ पर चोलास, पांडे, केरला पुत्र लोगों का शासन है इस एरियाज में। तो हमको दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में मौर्यास का रूल हो। देश उस समय कॉन्टिनेंट में कई सारे एरियाज में मौर्यास का रूल था ही नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप इस बिसाइड से यदि आप मैप 2 को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो मौर्य साम्राज्य इंडियन मतलब इस सब कॉन्टिनेंट के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, पूरे क्षेत्र में नहीं फैल पाया था। देखना ये खाली स्पेस दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लोग कोई अन्य डायनेस्टीज रूल करती होंगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि यू विल नोटिस दैट, आप ये मैप 2 में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट encompass, the empire did not encompass, ठीक है, the empire did not encompass the entire subcontinent। encompass का मतलब स्प्रेड, फैल पाना। तो आप ये देखोगे कि ये जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य जो 150 साल तक रहा,
इस 150 साल में ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं फैल पाया। एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, और यहाँ तक कि साम्राज्य के सीमाओं के अंदर भी, विद इन द फ्रंटियर्स, ठीक है, आउट की बात नहीं हो रही, कह रहा है कि साम्राज्य के अंदर भी जो गवर्नमेंट उस समय, जो मौर्यास की गवर्नमेंट होगी, जो भी रूलर होगा, उसका कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म। वो यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी इन लोगों का जो कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म नहीं था, एक समान नहीं था। मीन्स कि जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी पॉलिसीज उस समय शुरू की जाती होंगी मौर्यास की तरफ से, रूलर्स की तरफ से, वो जहाँ जहाँ भी इनका रूल था वहाँ भी वो चीज़ें लागू नहीं हो पाती थी। वो पॉलिसीज, वो वेलफेयर स्कीम्स, वो योजनाएं जो ये प्रजा के लिए लाते होंगे, वो शायद पूरे साम्राज्य में नहीं पहुंच पाती थी। जो ये इशारा कर रही है कि इनका जो नियंत्रण था, जो कंट्रोलिंग थी, वो यूनिफॉर्म नहीं थी पूरे अंपायर के अंदर भी। द कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, बाय द 2nd सेंचुरी BCE, और 2nd सेंचुरी BCE आते आते जो नए शासक थे, न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स, ये लोग भी इमर्ज होना शुरू हो गए थे इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कई सारे, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के कई सारे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में कहा यह जा रहा है कि कई सारे न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स, नए नए शासक, नए नए रजवाड़े, नए नए राज्य, कब टाइम ऑफ पीरियड से 2nd सेंचुरी BCE से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। बाय द 2nd सेंचुरी BCE, न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये आपको, ये पैराग्राफ टॉपिक 3.3 मैंने आपको कंक्लूड पूरा करवाया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, कितने टाइम ऑफ फेस तक चला, ठीक है। ये टॉपिक 3.3 में हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक 4, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, की जो किंगशिप है, जो राजा है, जो राजधर्म जिसे आप कहते हो, उसके नए नए सिद्धांतों पर बात करेंगे, न्यू नोशंस पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट।